એક ગાઈડ કરવું પડશે કોઈ. આમ બેસું તો સારું લાગે છે કે હસવું જ જોઈએ. હું તો હસીશ. Hi, this is Riddhi Doshi. Most random thing a client ever asked you. मैडम सिबिल थोड़ा गड़बड़ है बट लोन करना पड़ेगा. और मैडम तो हाँ ही बोलने वाली. जब क्लाइंट का थैंक यू का कॉल आता. माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज फॉर 1.5 hours. was the only one among गुजरात ऑल पीसीबी डिजाइनर्स जो मल्टी लेयर पीसीबी डिजाइन जानता था. Riddhi, Hi. let's start our talk with rapid fire. Done. ठीक है? Okay. Introduce yourself in 10 seconds. Hi, this is Riddhi Doshi. I'm looking for debt syndication and financial advisories, and my company name is Reality Finserv. टी या कॉफी पिच मीटिंग के लिए बेस्ट फ्यूल क्या है? It depends on customers, but I love green tea. Okay. एक वर्ड फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री. फिल्मी, रिस्की या पैसा वसूल? पैसा वसूल. मोस्ट रैंडम थिंग अ क्लाइंट एवर आस्क यू. मैडम सिबिल थोड़ा गड़बड़ है बट लोन करना पड़ेगा. और मैडम तो हाँ ही बोलने वाली. बैंकर के कॉल से ज्यादा एक्साइटमेंट कब होती है? जब क्लाइंट का थैंक यू का कॉल आता है. एनपीए का मतलब इन वन वर्ड, नाइटमेयर या अपॉर्चुनिटी? ऑफ कोर्स नाइटमेयर. एक सुपर पावर जो आपको मिल जाए फाइनेंस वर्ल्ड के लिए तो वो क्या होगा, क्या चाहोगे? I'll start my own NBFC. Okay, superb. Okay, Riddhi, now after this rapid fire game, okay, let's now enter into a detailed discussion जहाँ पे I have got a few questions based on your profile and we are going to discuss आपकी journey, you know, when I say journey, so the entire journey. Okay, and let's start कि आपने जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया उसके पहले के दिन जो है उसके बारे में बताइए. यू कैन शेयर अबाउट योर अर्ली डेज जहाँ पे आपका चाइल्डहुड, आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस. इफ यू हैव एनी स्टोरी अबाउट यू नो द कॉलेज और अर्ली डेज, दैट ऑल यू कैन शेयर. ओवर टू यू. Yeah, born in normal higher middle class family. My father was government employee. He was into LIC. He is very like पढ़ाई करो वाला कल्चर कि कुछ बन जाओ. लाइफ इज ऑल अबाउट स्टडी एंड मेक अ करियर. तो वही बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी. बहुत लाडली थी घर पे. मतलब मैं जो बोलूँ वही होता था. तो मुझे ना सुनने की आदत नहीं थी. सो दो वी वेर मिडिल क्लास फैमिली बट मम्मी पापा ने इतना अच्छा अपब्रिंगिंग किया है कि बेसिक क्रेडिट जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वेयर आई एम राइट नाउ, सो द होल क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स. Then my sisters has a very important role. I am the youngest one. So again उन लोगों ने भी बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया था for all my journey. स्कूल में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी. यूनिफॉर्म पहन के जाने का, पढ़ाई करने का, घर पे आने का, होमवर्क करने का और बस पढ़ना. फिर 11th में कंपलसरी था घर पे कि साइंस ही लेना है. राइट. माई 2 sisters are doctors. ओके. एल्डर सिस्टर्स. तो एक था कि भाई साइंस लेना है. 11-12 साइंस किया. आई गॉट वेरी गुड नंबर्स एंड फिर देन आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन इन IC इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. आई वॉज देयर इन विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट गांधीनगर. आई हैव डन माई बैचलर्स देयर. उसके बाद तुरंत शादी हो गई. तो फिर करियर का एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि पहले तो वही मेच्योरिटी नहीं थी कि करियर शुरू करना है कि नहीं करना है. राइट. देन आई गोट टू नो कि नहीं यार, इंजीनियरिंग किया है, इतना अहमदाबाद गांधीनगर अप डाउन किया है, तो एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट समथिंग. कुछ करते हैं. लेट्स चेक कि क्या कर सकती हूँ. सो आई स्टार्टेड माई फील्ड विथ माई ओन इंजीनियरिंग. मैं पीसीबी डिजाइन कर रही थी. ओके. आई वॉज द ओनली वन अमॉन्ग गुजरात ऑल पीसीबी डिजाइनर्स जो मल्टी लेयर पीसीबी डिजाइन जानता था. तो 4 years I have done all these things related to my engineering field.
then a very good opportunity came. I was selected in L&T Mysore through telephonic interview. Okay. Even though I am very lucky ke among 600 people there in Mysore L&T, I was the only person who was selected by telephonic interview. तो फिर 4 साल के बाद लगा कि चलो चलते हैं. माई हस्बैंड वॉज वेरी पॉजिटिव, ही हैज सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. हम लोग मैसूर गए. वहां पे जब मैंने शुरू किया जर्नी तो मुझे थोड़ा बीइंग अ गुजराती पर्सन, आई वाज अ होम सिकर नेचुरली. तो मुझे पहला 1-2 वीक में लगा कि मैं सेट नहीं हो पाऊंगी. राइट. और उसको पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट गिने या नेगेटिव, तब मुझे नेगेटिव लग रहा था. मैं वहां से छोड़ के वापस आ गई. सो दैट वाज अ हॉरिबल ट्विस्ट. फैमिली, फ्रेंड, हर कोई टेंशन में था कि यार ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के यहाँ वापस आ गई, यहाँ की भी जॉब छोड़ दी, अब ये क्या करेगी. बट पता नहीं क्यों विद ग्रेस ऑफ गॉड मैं कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ. तो मैं आ गई कि मैं वहां से तो कुछ अच्छा ही कर लूंगी. राइट. एंड द रियल जर्नी स्टार्ट्स. वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन सेल्स एंड वैल्यूएशन, अ बिग शॉट फर्म कॉल्ड RBSA. तो उसमें वो था और उसने मुझे बोला कि तू आजा यार, बोलती बहुत मस्त है, कुछ तो करेंगे. आई सेड कि चलो वैसे भी अभी फ्री हो गए, कुछ करते हैं. तो आई हैव बीन फॉर द इंटरव्यू. एंड वो कौन सा साल था? And that is 2008. Okay. So 2004 I have started my journey. 4 to 8 I have done all these things, PPT design and everything. और फिर तब अपॉर्चुनिटी ऐसी भी आई कि मुझे फ्रीलांस USA की कंपनी से डिजाइनिंग का काम मिल गया. तो मैं वो घर पे भी कर रही थी. आई वाज लाइक बहुत अच्छा चल रहा था. एंड सडनली मैं RBSA में इंटरव्यू देने गई. When I was not knowing the spelling of valuation itself. और मैं सीधा इंटरनेशनल कंपनी थी जो वैल्यूएशन करती थी बैंक्स और वो सब का, टेंजिबल, इंटेंजिबल और वो सब. वहां पे मैं इंटरव्यू देने चली गई. माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज फॉर 1.5 hours. दो आई वॉज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड. राइट. बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस एंड माई पैशन मैंने अपियर कर लिया और फॉर्चुनेटली आई वॉज हायर्ड विथ अ वेरी गुड पैकेज एंड विथ अ वेरी गुड प्रोफाइल. 2-2.5 साल वहां पे काम किया. फिर मेरी ही कॉम्पिटिटर कंपनी थी गज्जर टेक्नो करके. हम लोग मिले, वो जो डायरेक्टर थे, और he hired me के आ जाओ. I want to start Ahmedabad branch. Right. The company was Baroda based and I was appointed as a branch head. तो एकदम सडनली मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई. So the journey starts in sales and branch head and all other things. I was like, मैं पूरे का पूरा हैंडल करती थी वहां पे एज अ ब्रांच हेड, अहमदाबाद ब्रांच. For 8.5 years I worked there till 2016. फिर बैंकर्स और क्लाइंट्स हमेशा बोलते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, के यार तू खुद इतना अच्छा एग्जीक्यूट करती है तो खुद का क्यों बिजनेस नहीं करती. बट लेकिन ऐसा था कि वो बिजनेस माइंड पहले था नहीं. तो एक बार रात को बैठ के सोचा कि यार चलो यार बिजनेस ट्राई करते हैं. और मैंने शुरू किया. एंड आई गॉट वन गॉडफादर फ्रॉम SBI बैंक एंड वन बिल्डर. तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि चल रिद्धि तू स्टार्ट कर, अच्छे जाके तुम्हारे बैंक में बहुत अच्छा पहचान है, नेटवर्क अच्छा बन गया था सिंस आई वाज इन सेल्स फॉर 10 years. तो फिर मैंने एक ट्राई किया और 2016 से दिस जर्नी बिगिन और सुपर अप टू टुडे बहुत स्मूथ और बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छे से काम किया. आई एम वेरी हैप्पी सिंस रियल एस्टेट वाज अ पैशन. तो मुझे दोनों मतलब विन विन सिचुएशन हो गया. तो जब बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो आपने रियल एस्टेट और फाइनेंस के बारे में ही क्यों सोचा? आपको और इंजीनियरिंग और वो सब उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया? वो पता है ना कि कुछ करना होता है बट हमको भी नहीं पता होता है. जब वो चीज सामने आती है तो घंटी बजती है. तो जब वो काम मेरे पास आया ना तो एक घंटी बजी कि यार मैं इसी के लिए सोच रही थी. बट मेरा पैशन था बट मुझे पता नहीं चल रहा था कि हाँ मुझे यही करना है. और फर्स्ट 2016 में जब फर्स्ट फाइल किया मैंने रियल एस्टेट डेवलपर का, और तब मुझे पता चला कि यार ये तो मजा आ गया. और फिर ऐसा हुआ कि जब आपकी इंटरेस्ट का आप काम करते हो ना तो आपको दिन रात नहीं होता है, और रात होती है तो लगता है कि कल सुबह कब हो और मैं काम शुरू करूं. तो वो मुझे फील होना शुरू हुआ. देन ग्रेजुअली काम शुरू हुआ. और फिर आपका जो फर्स्ट कस्टमर था उसकी बारे में बताइए. आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया वहां से लेके फर्स्ट कस्टमर आपको कब मिला, एंड हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट कस्टमर? ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और आज भी मैं उनको गॉडफादर बुलाती हूँ. आरोही डेवलपर्स करके हैं, मिस्टर मेहुल पटेल. और आरोही एलिजियम करके एक स्कीम था साउथ भोपाल में,
जो मेरा फर्स्ट कस्टमर भी था, मेरा फर्स्ट फाइल था फॉर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, एंड आई हैव डन 25 करोड़ फॉर देम. सो ही इज ऑलवेज बी देयर, लाइक वो मेरे फर्स्ट नंबर पे लिस्ट में रहते हैं मेहुल भाई, कि वो मेरे गॉडफादर है, क्योंकि ये जर्नी उन्हीं से शुरू हुई है. और वहां से शुरू हुई, आज भी वो आपके कस्टमर्स? या ही इज ऑल्सो लाइक, अभी भी उनका एक आरोही विनया करके मैंने प्रोजेक्ट किया, ही इज स्टिल माई कस्टमर, और ही इज गिविंग सो मेनी रेफरेंसेस. ये हमारा जो सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस है ना, वो ऑल अबाउट योर सर्विसेज, योर कमिटमेंट्स, और अगर आपने अच्छा काम किया है तो क्लाइंट रिपीट होता ही है. रिद्धि, आपकी ये अभी तक की जो जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको कब लगा? वही जब मैं L&T से वापस आई और एवरीबडी वॉज के ये अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट वॉज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अदर पीपल इट वॉज अ बिग फेलियर. क्योंकि L&T जैसी कंपनी में जॉब मिलना और उसको छोड़ के आ जाना, वो बहुत बड़ी डेयरिंग का काम था. तो सबके लिए यही था, फ्रेंड्स फैमिली के लिए, कि अब यार ये शायद हाउसवाइफ बन जाएगी, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी. और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैं हारी नहीं, और मैंने सोचा कि ये कुछ और अच्छे के लिए हुआ है, और आज मैं आपके सामने इसीलिए बैठी हूँ, नहीं तो अभी मैं जॉब ही कर रही होती. ओके, चलिए, अभी ये आपकी जो आपने जहाँ से आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, वहां से लेके आज की डेट तक आपका ये पूरा जर्नी है, उसमें व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, और वो कौन से टाइम पे वो चैलेंज आपको लगा कि नहीं, ये आपको एक टाइम पे ऐसा भी लग गया कि अब इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगी एंड नाउ आई शुड गिव अप? हाँ, 2019-18 में क्रेडाई हाउस है शीलज में, ओके, जो इट्स अ बिल्डर एसोसिएशन ऑफ गुजरात, वहां का एक लोन करने के लिए आया. द अमाउंट वाज, द टिकट साइज वाज ओनली 5 करोड़, बट सिंस इट वाज अ नॉन प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंकर्स के लिए वो समझना कि उसके लिए कौन इनिशिएट करेगा, कोई भी बैंकर रेडी नहीं हो रहा था. और तब मुझे लगा कि अगर ये कर लिया ना, तो फिर आगे स्काई इज द लिमिट है. और फॉर्चुनेटली वो SBI से हो गया था. पर वो चैलेंज क्यों लगा आपको? चैलेंज इसलिए लगा कि बैंकर्स हमेशा सोचते हैं कि आप जो भी लोन ले रहे हैं, उसका जो रीपेमेंट कर रहे हैं, उसका फ्लो कहाँ से आएगा, दैट इज कैश फ्लो. अब जब ऑर्गेनाइजेशन ही नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो उसके लिए कोई इनकम जनरेशन का ऑफिशियल बताने के लिए मेरे पास कोई. तो आपने कैसे कन्विंस किया उनको, फिर बैंक को? फ्रेंकली बोलूं तो हमारी सर्विस इंडस्ट्री में एक तो फेस वैल्यू होती है, जो बनानी पड़ती है. आप किस तरह का क्लाइंट बैंक में ले जाते हो, वो सारा आपकी फेस वैल्यू पे होता है. जितने भी क्लाइंट मेरे पार के अभी बैंकर्स, NBFC, PSUs में, वो सारे क्लाइंट स्मूथ चल रहे होते हैं, तो एक फेस वैल्यू बनती है आपकी मार्केट में. तो फिर ऐसा होता है कि चलो ये कंसल्टेंट या ये पर्सन काम लाया है, तो इसमें हम लोग कॉल ले सकते हैं, इसमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और सिंस क्रेडाई इज लाइक वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो वैसे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी. बट वो विन विन सिचुएशन था कि बैंकर्स को पता था कि चलो, वो हमारा कन्विंसिंग होता है ना सर्विस इंडस्ट्री में, कि बैंकर को वो कन्विंस करना होता है कि ये जो चीज है वो आपके लिए कैसे वायबल है. राइट. सो मैं बोल सकती हूँ कि आई वाज एक्सपर्ट इन दैट. सुपर. और रिद्धि, देखिए, क्या होता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा डोमेन है कि जहाँ पे घर लोगों का एक सपना होता है ना, हर फैमिली का, और आप वहां पे वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो कि जहां पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रो होती है. फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस इज अ ब्लड. ठीक है, अब ये पूरी आपकी अभी तक की जो जर्नी है, उसमें कोई एक क्लाइंट स्टोरी जो आपको उसने, वो स्टोरी ने आपको इमोशनल कर दिया हो, या फिर आपके गूज बम्स जो है वो खड़े हो गए, आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, दैट वाज स्टोरी जो आज भी आपको याद है? या एक्चुअली गुजरात में रीडेवलपमेंट करना किसी भी बैंक या NBFC ने शुरू नहीं किया था. ओके. तो पोस्ट कोविड मेरे पास क्लाइंट आया, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन अर्ली. तो उन्होंने बोला कि यार रिद्धि, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहा हूँ और मुझे फाइनेंस चाहिए. अभी मैं हर जगह जा रही हूँ और कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा है. मुंबई में सेम चीज चल रही है, बट अहमदाबाद में ये है कि शुरू कौन करे, करना सबको है, बट कौन सा बैंक या कौन सी NBFC फर्स्ट कॉल ले, वो एक हर्डल था मेरे लिए. और आई हैव ट्राइड फॉर 5.5 months फॉर दैट प्रोजेक्ट, और लकीली वो प्रोजेक्ट हो गया. और उसमें ऐसा होता है कि रीडेवलपमेंट में देयर वेर लिटिगेशन. अगर आप सोचोगे 75 मेंबर्स, उसमें से 73 मेंबर ने हाँ बोल दिया. 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको दे आर नॉट अप टू फॉर रियल रीडेवलपमेंट, दे आर नॉट अग्री. तो उन लोगों के लिए ये वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में से लिटिगेशन आता है,
और बैंकर्स ऐसा क्यों चाहेगा कि कोई भी लिटिगेशन वाले प्रोजेक्ट को वो फाइनेंस करके आगे कहीं पे भी फंस जाए। अगर वो 2 लोग स्टे ले आते हैं तो वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीच में से रुक जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो कन्विंस करना था बैंकर को कि क्लाइंट बहुत अच्छा है, आप कॉल लो, किसी को शुरू करना है, तो वो बहुत टफ था। और जब उसका सैंक्शन आया था शाम को 6:30 बजे, दैट वाज द बेस्ट टाइम। तब गूज बम्स आए थे कि यार चलो ये भी कर दिया तो अभी कुछ नहीं है। और क्लाइंट को जब कॉल किया कि सैंक्शन हो गया, और मेन चीज वो थी कि उसके दूसरे ही दिन क्लाइंट हाईकोर्ट से केस जीत गया और लिटिगेशन खत्म हो गया उसका। तो आई गॉट दैट क्रेडिट कि that जब moment litigation has था, made you तब- emotional. या बहुत इमोशनल, क्योंकि लिटिगेशन था और सैंक्शन लाना वो बहुत डिफिकल्ट था। और रूटीन हमको 2-2.5 महीने में ये सारा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो जाता है। मैंने 5.5 months मेरा रख दिया जस्ट टू गेट कि भी क्लाइंट अच्छा है और ये सारी चीज रियलिस्टिक है, तो क्यों हम लोग नहीं कर रहे। तो आई वांट टू सेट द बेंचमार्क फॉर इंडस्ट्री कि हम लोग कर सकते हैं। और तब से शुरू हो गया कि भी रीडेवलपमेंट अब अच्छे से, और उसी क्लाइंट का रिपीट भी किया मैंने। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो दैट वाज अ गूज़बम्प एक्चुअली मोमेंट था। बिल्कुल। और ये इसके अलावा डू यू थिंक कि यू हैव वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि जहां पे आपको लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज इवन टुडे इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ प्राउड? लकीली और अनलकीली मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स वैसे ही आते हैं, पता नहीं क्यों, कि जो कुछ ना कुछ ट्विस्ट होती है। एक उसमें से एक क्लाइंट था 2 साल पहले, आई कांट टेल द नेम हियर, बट उनका हमारे में सबसे इम्पोर्टेंट सिबिल्स होते हैं कि अगर आपका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आपका सिबिल रिपोर्ट खराब हो जाएगा। तो 700 से नीचे वाले सिबिल के लिए हमारे लिए मतलब वो चैलेंजिंग टास्क होता है कि उसको कैसे ठीक करे या उसको कैसे रिप्रेजेंट करे, बैंक को कैसे कन्विंस करे। सो 700 अगर मैं बोल रही हूँ तो कैन यू बिलीव अबाउट 474 सिबिल ऑफ सम ऑफ द डेवलपर। तो ये वो ऐसा होता है कि लोन नहीं मिलेगा, उसको लोन लेने के लिए जाना भी बहुत रिस्की है कि तू ये क्लाइंट लेके आई क्यों है। बिल्कुल। बट ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान प्रॉब्लम में होता है ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टेंसेस, वो हमको समझना होता है। बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ ब्रिज बिटवीन अ बैंकर और अ डेवलपर और अ क्लाइंट, एमएसएमई क्लाइंट, हमको ये नहीं है कि इसका 474 सिबिल है तो मैं मना नहीं करती हूँ, मुझे मजा आता है वो काम करने में। मैं सोचती हूँ कि ये 474 सिबिल क्यों है। सो मैं उसकी तय तक जाती हूँ, मैं उसका पूरा पास हिस्ट्री सब कुछ निकाला। मैंने हाँ नहीं बोल दिया क्लाइंट को, बट मैंने वो सारी चीज निकाली और पता चला इसमें क्लाइंट का कोई कसूर ही नहीं था। इसमें कहीं वो गारंटर बना हुआ था और उसका सिबिल खराब हुआ था। उस बेचारे ने तो किसी उसके एम्प्लॉय का भलाई का काम किया था, कुछ 10-15 लाख की लोन थी और उसमें वो गारंटर बने और उनको पता ही नहीं था कि गारंटर क्या होता है, और उसने रीपे नहीं किया और इनका सिबिल 474 हो गया। राइट। सो वो एक चैलेंज था कि वो एक काम किया जो मेरे लिए बहुत प्राउड था। उनका 9 करोड़ का लोन हो गया एनबीएफसी से, और अभी तो उनका पूरा यूटिलाइज हो गया पूरा स्मूथली और रीपे भी हो गया। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। सुपर। रिद्धि, यस, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, ये दोनों सेक्टर में लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सेक्टर में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली सही में सब कुछ पॉसिबल और इजी है या देयर आर चैलेंजेस? देयर आर चैलेंजेस, बट चैलेंजेस में ऐसा है कि वो पर्सन टू पर्सन है कि आप चैलेंज को इम्पॉसिबल है ऐसे छोड़ देते हो या चैलेंज का कोई सॉल्यूशन है तो यू आर गोइंग विद द सॉल्यूशन। सो इट हैज नथिंग टू डू विथ इंडस्ट्री, बट इट हैज इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर और अ पर्सन। या इक्वली इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर या पर्सन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, बट या सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर। और रियल एस्टेट और फाइनेंस में नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर देयर, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाता है। दूसरा थोड़ा सा इससे रिलेटेड सवाल है, पर एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर वो अलग लेवल की चैलेंजेस होती है। तो मेरा सवाल है कि जेंडर बायस को लेके, या फिर आपका जो इंडस्ट्री है वहां पे थोड़े बहुत पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, तो जेंडर बायस, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स एंड मार्केट रिस्क, ये आप कैसे हैंडल करते हो? अगर फ्रेंकली आज सच बोल दूं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती हूँ मैं। 2004 से लेके 2025 तक फेस किया है कि एक मेंटालिटी है कि यार लड़की है या फीमेल है तो ये इतना बड़ा लोन कर सकेगी, रियली में बोल रही है बट कर नहीं सकेगी। तो फॉर अ मेल क्लाइंट को या बिल्डर को या एमएसएमई जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उनको कन्विंस करना फर्स्ट मीटिंग इज इनफ।
फॉर मी फर्स्ट मीटिंग में मैं पिच करती हूँ क्लाइंट को, पूरा समझाती हूँ। मेरा फर्स्ट मीटिंग हमारा सर्विस इंडस्ट्री में बहुत लर्निंग वाला होता है कि क्लाइंट को हर एक छोटी से छोटी चीज़ बतानी पड़ती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में ऐसा है कि इट्स अ जर्नी ऑफ 3 to 4 years। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने उसको फर्स्ट ट्रांच दिला दिया और मेरा काम खत्म हो गया। उसमें ट्रांचेस में डिसबर्समेंट होता है, तो जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक मुझे वहां पे खड़ा रहना पड़ता है क्लाइंट के साथ। तो उसमें फर्स्ट मीटिंग में वो मुझे सुनते हैं, सब कुछ चलता है, बट फिर भी उनके बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड में एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, जो मैंने फेस किया है टिल टुडे, कि यार 130 करोड़ का लोन करना है तो शायद ये लड़की कर सकेगी अकेली। वो हमेशा मुझे फेस होता है। बट फिर सेकंड थर्ड मीटिंग होती है तो फिर उनको होता है कि नहीं चलो हम बैंकर्स को लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं अब ये कर लेगी। और मैंने वो बहुत किया है कि आई हैव टू मैनी टाइम्स आई हैव चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। तो ये जर्नी डिफिकल्ट है, बट फिर भी मजा आया, बहुत नई चीजें सीखने को मिली एंड आई एम लाइक हैप्पी थ्रू आउट। सुपर। एंड जब देखो आप फाइनेंस में करोड़ों की बातें करते हो, है ना, तो आई एम श्योर कि जो कस्टमर्स होते हैं, द क्लाइंट्स जो होते हैं, वो कई बार पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अलग लेवल के इक्वेशंस आते हैं, बिकॉज दे बिकम इम्पेशेंट, और उनको लगता है कि यार ये कब मिलेगा, कब होगा, है ना। तो वो स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हो? और ये कभी कहीं नहीं होता। ये अगर 1 करोड़ का लोन ले लो या 200 करोड़ का लोन लो, ये हर एक चीज में होता है, क्योंकि हम क्लाइंट को पैनिक नहीं बोल सकते या ये सिचुएशन को पैनिक नहीं बोल सकते। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं क्लाइंट की साइड पे बैठती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ही इज ऑलवेज राइट। राइट। बट क्या होता है कि इट्स अ लॉन्ग लेंदी प्रोसेस, क्योंकि किसी को भी आप समझ लो कि यार 2, 5, 10, 15, 100, 200 करोड़ देना है, तो बैंक के लिए भी खुद का पैसा नहीं है, तो बैंक को भी ड्यू डिलीजेंस होता है। देयर आर 5-6 डिपार्टमेंट्स, वहां से पूरा प्रपोजल रन होता है। बट बेसिकली क्या होता है, मैं अभी जो अगले क्वेश्चन में मैंने बोला कि योर फर्स्ट मीटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पहली मीटिंग में अगर क्लाइंट को सारी चीजें आपने 1 to 1 समझा दिए ना कि ये चीजें होती है, अगर कोई फॉल्स कमिटमेंट आप नहीं कर रहे हो और थ्रू आउट द जर्नी अगर सच बोल रहे हो, तो पैनिक्स बहुत बहुत कम हो जाता है। और पैनिक में भी हम उसको समझा सकते हैं कि, और हर एक स्टेज पे मैं क्लाइंट को एवरी वीक एटलीस्ट वंस इन अ वीक मिलती हूँ कि ये यहाँ पे पहुंचा है, ये स्टेज पे है, तो उनको भी एक अपडेटेड रहता है। और थोड़ा बहुत एक बार अगर किसी ने लोन ले लिया तो दूसरी तीसरी बार ये पैनिक धीरे धीरे कम होता जाता है, बिकॉज ही यूज्ड टू विद द लाइक बैंक का क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजों से ट्रांसपेरेंसी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। हाँ, फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट लोन लेता है तो उसको एज ए न्यू बॉर्न बेबी बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। बट हमारे फील्ड में, सर्विस इंडस्ट्री में, मैं वो पक्का बोलूंगी कि अगर आप सच बोल रहे हो और टाइमली कमिटमेंट पे काम कर रहे हो, तो मोस्टली पैनिक सिचुएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। सही बात है। रिद्धि, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं एंड आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनल स्टोरी और आपकी जो अभी एज अ इंडिविजुअल, एज अ मदर, एज अ डॉटर, आपकी जो जर्नी है उसमें आप कैसे वर्क और बैलेंस जो है दोनों को बैलेंस करते हो। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताइए कि जब आप काम नहीं करते हो, है ना, आप जब ऑफिस में नहीं होते हो या फिर आप काम नहीं करते हो, तो इसके अलावा आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो? मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। ओके। आई बिलीव इन दैट सुपर पावर, कि जो भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो जब मैं घर पे होती हूँ तो मेजरली आई यूज टू डू मेडिटेशंस। फिर मेरी डॉटर है, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसको थोड़ी मैं टीचर जैसी लगती हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल्स बहुत स्पीचेस देना पसंद है, तो मैं उसको भी वैसे समझाती हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू टेक लाइफ, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं उसको ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या क्या करना है वो समझाती हूँ। माई मदर इज स्टेइंग विथ मी, तो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेजरली वो चीजें होती है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल टू मैनेज दिस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकती, बट या चैलेंजिंग तो है। बट अब बहुत लंबी 22 ईयर्स की जर्नी है, तो अब द थिंग्स आर वेरी स्मूथ, तो अब सब मैनेजेबल होता है। मेरे हॉबीज होते हैं, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, तो उसके लिए मैं कभी कभी टाइम निकालती हूँ। आई लव साइकिलिंग, आई लव जॉगिंग, तो वो सब चीजें बीच बीच में कुछ कुछ निकाल के करना पड़ता है, बिल्कुल, बट हो जाता है। सुपर। और जो आज की रिद्धि है उसको आप 5 साल के बाद कैसे देख रही हो? सी, आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स गो विद द फ्लो, तो ऐसे कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं है। बट या
मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एनबीएफसी हो 5 years डाउन द लाइन। और अगर आपको मल्टीपल सेक्टर में काम करना हो तो व्हाट विल द नेक्स्ट सेक्टर वो जिस पे तो आप 5 करोगे? साल नहीं, मैं विद इन अ ईयर करना चाहूंगी। मुझे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा बहुत डीप लव है काउस के साथ। मुझे वो मैं भूल गई एक्चुअली अगले क्वेश्चन में बताने का कि एज एन व्हेन आई हैव मोर टाइम लाइक संडेज, और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे मीटिंग्स कम होती है तो बीच में कुछ 2-3 घंटे मिल जाते हैं। तो मेरा फेवरेट पास टाइम वही है कि मैं गाय के साथ जाती हूँ किसी भी और वो कहाँ पे आप जाते हो? गौशाला। अच्छा, गौशाला में जाते गांधीनगर में 2-3 गौशाला है। हो। एक छोटा बच्चा है 20 साल का, वो चला रहा है, ही इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो स्टडी कर रहा है। तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं गाय के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ 2-3 घंटे। और आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, काऊ के अंदर वो एनर्जी है कि आप अगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इफ यू जस्ट हग अ काऊ फॉर 30 seconds, तो वो आपके सारे टॉक्सिन्स और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकाल देगी और आपको सारा पॉजिटिव आप भर जाओगे। तो यू विल गेट एनर्जी फॉर योर वर्क, फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज। तो इट्स लाइक ये मेरा प्रोसेस है कि मुझे उसी में आगे बिजनेस करना है। और बिजनेस करने का भी रीजन वही है कि जो चीज मुझे ज्यादा पसंद है उसके साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। सो Of दिस course. इज माई नेक्स्ट, यू कैन से पैशन और ड्रीम और वॉट एवर, तो वही होगा। अगली 5 साल में इफ आई स्पेसिफिक टॉक अबाउट रियलिटी फिनसर्व, है ना, तो उसको आप कहाँ देखना चाहते हो? आई नीड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर माई कंपनी अंडर माई कंपनी नेम, कि जहाँ पे अगर रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है मेरे क्लाइंट की, तो उसको वहां से एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे मेरी सर्विस है तो उसमें क्लाइंट को हर्डल ना हो, उसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो ऐसे ही जो भी अच्छे इंडस्ट्री प्लेयर है विच इज रिलेटेड टू माई फील्ड, तो उन लोगों को कोलैबोरेट करके मैं अंडर वन रूफ कुछ अच्छा शुरू करना चाहूंगी। आपके हिसाब से एक किसी बिजनेस ओनर को या फिर किसी बिजनेस लीडर को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? इट चेंजेस इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, उसमें टाइमली डिलीवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एंड माई पर्सनल स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। Riddhi, we are talking about your personal interest. We are talking about what are the other activities you are doing. But very important is as a female entrepreneur, जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो तो वहां पे सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है ना? बहुत बड़ा। और आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम कौन सा है? ऑफ कोर्स फैमिली, बिकॉज जब डिलीवरी हुई, मेरी बच्ची छोटी थी, तो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि यार आई विल मैनेज द थिंग्स एट होम, क्योंकि रूटीनली क्या होता है कि वाइफ को ही ब्रेक लेना पड़ता है। बिल्कुल। बट माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। वो हमेशा बोलता है कि तेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो 50-50 करेंगे, थोड़ा बहुत तू एडजस्ट कर ले। मैं पार्ट टाइम से मैंने जॉब शुरू किया था, तब मैंने ब्रेक लिया था, मैंने जॉब छोड़ा नहीं था इन माई प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। तो थ्रू आउट लाइक टिल डेट उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, फैमिली का, पहले पेरेंट्स का था, शादी के बाद हस्बैंड का। और मेरी डॉटर भी इतनी प्यारी है कि वो बोलती है कि मम्मा काम करो, मैं मेरा देख लूंगी। वो पढ़ाई भी खुद करती है, उसका सारा मैनेज वो खुद करती है। और हस्बैंड ने थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो आपको पता है कि विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही होती है कि भाई फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से खड़े रहे और पूरा प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि तू उड़, तेरे पास पंख है, तू उड़, जितना उड़ सकती उड़, हम लोग तेरे साथ हैं। तो सुपर। बेस्ट पार्ट था। ओके। और रिद्धि, अभी तक आपने फाइनेंस को लेके सबसे ज्यादा और आपका जो फोकस है वो है रियल एस्टेट, है ना? तो आई एम श्योर यू हैव लर्न लॉट मेनी थिंग्स। और मैं आपको बोलूं कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी को कुछ प्लानिंग करनी है या रियल एस्टेट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है और आपको अगर कोई मैसेज देना हो या फिर देयर आर सर्टेन टिप्स विच यू रियली वांट टू शेयर एज ऑफ नाउ, देन व्हाट वुड बी? रियल एस्टेट एक्चुअली ऐसा है कि आप अपने क्लाइंट के इमोशंस के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि घर लेना ये पूरी लाइफ का, आप बोल सकते हो कि उसकी पूरी लाइफ की मूडी है। तो उसको इन्वेस्ट करवाना है तो उसके सारे इमोशंस उसमें जुड़े हैं। राइट। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि मैं उसको एडवाइजरी प्रोवाइड करती हूँ। वी आर नॉट लाइक, आई एम नॉट अ बायर और सेलर, और घर लेना है आपको तो घर दिला दूंगी, या कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए या लैंड चाहिए, वो नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि
उसको हम एडवाइजरी देते हैं कि भाई तेरे पास भाई इतना पैसा है तो उसका तुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका रिटर्न कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो अमाउंट में क्या बेस्ट है, जहां से अगर लीज पे जाना है तो कैसे जाना है, लैंड परचेस करना है तो कैसे करना है, वहां पे प्रोजेक्ट रखना है तो किस तरह का प्रोजेक्ट, उसकी मेरी पूरी टीम है कि हम लोग फिजिबिलिटी उसको प्रोवाइड करते हैं. राइट. सो वी आर अ सॉर्ट ऑफ एडवाइजर एंड नॉट सिंपल जो बोलते हैं जस्ट अ वो प्रोडक्ट realistic सप्लायर और ये ऐसे हो गया. supplier नहीं हम लोग. तो वो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसकी इमोशंस उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके साथ उसको कैसे 100% आउटपुट देना है. तो वी आर एडवाइजर मोर देन अ लाइक अदर रियल एस्टेट पीपल. रिद्धि, वन थिंग जो आपको एज अ मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना हो, या फिर जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एक मैसेज देना हो, तो व्हाट दैट मैसेज विल बी? बी यू. अपने खुद को पहचानो. हमारी क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, उसके ऊपर एवरी डे आई यूज टू डू एनालिसिस. राइट. कि आज के दिन में ऐसा क्या हुआ कि जिससे मैं वीक हुई हूँ या जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है, एंड नेक्स्ट डे मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो आज मुझे ऐसा लगा कि यार इम्पॉसिबल है, वो मुझे नेक्स्ट डे करना ही करना. सो दैट इज माई जर्नी इज ऑल अबाउट. सुपर. और रिद्धि, अगर आपको एक लाइन में अपनी कहानी कहनी हो, या फिर एज अ कोट अगर आपको एक आपकी कहानी जो है उसको बताना हो, देन व्हाट दैट वन कोट विल बी? माई जर्नी यू कैन से कि ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन. क्योंकि पैदा तो ह्यूमन हुए हैं, बट रियली हम लोग किसी का कुछ अच्छा करने के लिए, या हमने जो भी कुछ लिया है, मतलब प्रकृति से ले लीजिए, समाज से ले लीजिए, अपने लोगों से, तो कभी कभी उम्र का वो पड़ाव भी आना चाहिए कि जब हम शुरू करें कि अब हमको उन सबको कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ नहीं तो छोटा मोटा कुछ लौटाना है. सो वो अगर करके यहाँ से जाए तो दैट विल बी लाइक फुल सेटिस्फेक्शन होगा कि ह्यूमन बीइंग बन के तो आए थे, बट बीइंग ह्यूमन करके गए. सुपर. Thank you so much, Riddhi, for joining this particular wonderful candid talk. Invitation. It was very meaningful discussion. I'm very much thankful to you and Thank Peers you. Global and Vyapar Jagat. Thank you. Thank you.